चक्र शिवा ने अपना चकराया हुआ सिर हिलाया तो उसका दिमाग फिर से साफ होने लगा। यह ओरिजिन कैलेंडर का साल 3486 है। मैं 100 साल से ज्यादा समय तक मरा हुआ था। आखिर मैं 100 साल बाद क्यों पुनर्जन्म हुआ हूं? शिवा संत ओरिजिन ब्रह्मांड का सबसे महान संत था। 100 साल पहले उसने आकाश को चीर दिया था, अमरलोक का द्वार तोड़ा था और संत ओरिजिन ब्रह्मांड के लोगों के लिए एक नया मार्ग खोला था। लेकिन उसने अपने आखिरी खून की बूंद तक खर्च कर दी और संत क्लिफ पर मर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 100 साल बाद उसका पुनर्जन्म होगा। शिवा ने सिर उठाया और देखा कि वह एक अंधेरे जर्जर कमरे में है। दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजा मजबूती से बंद था। वह कैद था। उसे दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। भाई युग, वह मेयर का इकलौता बेटा है। मेयर उसे बहुत प्यार करता है, भले ही वह निकम्मा है। अगर मेयर को इस बारे में पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कमरे के बाहर 2 ताकतवर आदमी खड़े थे। उनमें से एक के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। यह स्काई सिटी की एक सुनसान जगह थी, जहां सामान्य दिनों में कोई नहीं आता था। डरने की जरूरत नहीं है, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, यहां तक कि मेयर को भी नहीं। इसके अलावा जब हम इस लड़के का खून पी लेंगे तो तुरंत स्काई सिटी छोड़ देंगे। श्वांग, मैं जानता हूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक हारे हुए इंसान की तरह नहीं बिताना चाहते। युग ने खतरनाक नजर से यांग शुआंग से कहा। युग की बात सुनने के बाद शुआंग के चेहरे से चिंता गायब हो गई और उसका चेहरा भी युग जैसा ही खूंखार हो गया। अब हमारे लिए कोई वापसी नहीं है। मेयर ने अपने इकलौते बेटे पर बहुत धन खर्च किया है। जन्म से लेकर अब तक उसे अनगिनत गोलियां खिलाई गईं, लेकिन वह अब भी केवल पहले लेवल की पहले स्तर पर ही है। अगर वही औषधि हमें मिली होती तो हम अब तक ऊर्जा रियलम तक पहुंच चुके होते। यहां तक कि मोर्टल को रियलम स्तर तक पहुंचना भी असंभव नहीं होता। वे दवाएं उसके ऊपर बर्बाद हो गईं। बेहतर है कि हम उनका मजा लें। चलो 3 दिन और इंतजार करते हैं, जब तक शुद्धिकरण औषधि उसके शरीर की सारी अशुद्धियां साफ कर देगी। हम उसका खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। उसके बाद तुरंत यहां से निकल जाएंगे। युग ने निर्दयी मुस्कान के साथ कहा। दोनों की पूरी बातचीत शिवा ने सुन ली, जो अभी अभी इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जन्म की यादें याद करने के बाद उसके चेहरे पर भी एक ठंडी मुस्कान उभर आई और उसने कहा, मेरा खून पीने का सपना देख रहे हो? तुम लोग तो मेरा पेशाब पियोगे। यादें टटोलते हुए शिव को पता चला कि बाहर बैठे दोनों लोग कौन हैं। वे मेयर की हवेली के गार्ड थे। वे ही उसकी जान लेने और उसका खून पीने का सपना देख रहे थे। शिवा को बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। अतीत का सबसे महान संत होने के नाते उसने अनगिनत खतरनाक परीक्षाएं पार की थीं। इसके अलावा उन्होंने जो शुद्धिकरण औषधि उसे दी थी, उसे असर करने में 3 दिन और लगने थे। वही 3 दिन उसका मौका पलटवार करने का था। बाहर मौजूद गार्ड्स को नजरअंदाज करते हुए शिव ने अपने शरीर की जांच शुरू की। तभी उसे बेहद उत्साह महसूस हुआ। उसके शरीर में वे तमाम दवाएं भरी हुई थीं जो उसके पिता ने उसे बचपन से ही खिलाई थीं। इस नए शरीर का पिता जानता है कि अच्छे से अच्छी दवाएं अपने बेटे को खिलानी चाहिए, लेकिन यह नहीं जानता था कि उसका बेटा उन्हें समा ही नहीं सकता। सारी गोलियां इस शरीर में जमा हो गईं और जल्दी ही इसका बुरा असर होता। लेकिन मेरे लिए यह शरीर तो खजाना है। शिवा मुस्कुराते हुए बैठकर बोला। वह कभी सबसे महान संत था। उसके लिए इस शरीर में जमा सारी गोलियां को सामना बच्चों का खेल था। इन दोनों पहरेदारों ने मुझे शुद्धिकरण की दवा भी पिलाई थी। भले ही वह कमजोर हो, लेकिन इस शरीर के लिए उसके फायदे बहुत बड़े हैं। अब इस शरीर में जो दवाएं जमा थीं, मैं सबको हासिल कर लूंगा, शिवा ने खुश होते हुए कहा। अपनी यादों में खोजने के बाद शिवा को एक ऐसी कला याद आई जिससे वह गोलियों की ताकत को इकट्ठा कर सकता था। उसने तुरंत उस कला का उपयोग शुरू कर दिया। जैसे ही उसने यह कला शुरू की, शरीर में जमा दवाओं की सारी शक्ति सक्रिय हो गई और पूरे शरीर में बहने लगी। उसका शरीर दवाओं की शक्ति को सोखने लगा। वे गोलियां उसकी हड्डियों, उसके खून, उसकी त्वचा, सबको रिफाइन करने लगी। साथ ही शुद्धिकरण दवा ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलने लगीं। पिछले 10 सालों में उसने जितनी भी दवाएं खाई थीं, वे सब बेहद शक्तिशाली थीं। उसका शरीर मानो एक खजाना बन गया था। यह तो वाकई बर्बादी थी।
अब समझ आया कि लोग उसके खून के पीछे क्यों पड़े थे। अब इस शरीर में जमा सारी दवाएं मेरे द्वारा रिफाइन की जा रही हैं, उसने धीमी आवाज में कहा और होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ढेर सारी दवाएं लगातार उसके शरीर को मजबूत करती जा रही थीं और ऊर्जा शक्ति में बदल रही थी। क्लिक, उसका स्तर बढ़ गया। वह ऊर्जा शक्ति के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। सिर्फ 1 घंटे में ही उसने बाधा तोड़ दी और दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया। क्लिक क्लिक क्लिक, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, 5वां स्तर। शिवा लगातार आगे बढ़ता गया और एक ही दिन में 5वें स्तर तक पहुंच गया। शरीर में दवाओं का भंडार इतना बड़ा था कि 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद भी आधी दवाएं अभी बाकी थीं। बाहर दरवाजे पर युग और शुआंग बेचैन होकर पहरा दे रहे थे। भाई युग, 1 दिन हो गया है, क्यों ना अभी उसे मार दें, उसका खून पी लें और निकल जाए। शुआंग ने चिंता जताई। नहीं, शुद्धिकरण की दवा को सारी अशुद्धियां हटाने में 3 दिन लगेंगे, हमें इंतजार करना होगा, युग ने ठंडे स्वर में कहा। अंदर कमरे में शिवा अब भी पद्मासन में बैठा था और उन्नति का सुख अनुभव कर रहा था। संत ओरिजिन ब्रह्मांड में हर कोई मार्शल आर्ट का साधक था। जब कोई व्यक्ति पहले लेवल के 9वें स्तर पर पहुंचता तो वह अपने अंतर्मन में ऊर्जा शक्ति रियलम बना लेता और ऊर्जा रियलम में प्रवेश करता। उसके बाद क्रमशः मॉर्टल कोर रियलम, हेवनली कोर रियलम और डिवाइन कोर रियलम आते थे। इन 5 को ही मूल स्तर कहा जाता था। 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद भी शिवा नहीं रुका। उसने गोलियों की ऊर्जा को लगातार रिफाइन किया, भले ही उसकी गति अब धीमी हो चुकी थी। 2 दिन और बीत गए, तब जाकर उसने शरीर में जमा सारी दवाओं को रिफाइन कर लिया और 8वें स्तर के पीक तक पहुंच गया। बस 9वें स्तर से 1 कदम दूर था। 3 दिनों में मैं 8वें स्तर तक पहुंच गया। लगता है यह शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। शिवा का चेहरा शांत था। अगर कोई और पहले स्तर से 8वें स्तर तक 3 दिन में पहुंचता तो खुशी से पागल हो जाता, लेकिन शिवा तो महान संत था। उसने अपने पिछले जीवन में असंख्य अनुभव किए थे। सच कहें तो वह तो राक्षस था। हा, अब उसके खून का स्वाद लेने का समय आ गया है। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने पहरेदारों की हंसी सुनी। दोनों उसके सामने आ गए। मेरा खून पीना चाहते हो? तुम्हें मेरा पेशाब पीना पड़ेगा, शिवा ने कहा। जमीन पर बैठे बैठे ही शिवा अचानक उठा और एक जबरदस्त मुक्का पहरेदारों के पेट पर जड़ दिया। दोनों हवा में उछलकर दरवाजे से बाहर जा गिरे। वे मेयर की हवेली के पहरेदार थे। हालांकि उनका स्तर 6ठा था, लेकिन शिवा के सामने वे कुछ भी नहीं थे। अपनी पीठ से धूल झाड़ते हुए शिवा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। उसे भली भांति पता था कि उसके मुक्के में कितनी ताकत थी। वे पहरेदार अब दोबारा उठने की हालत में नहीं होंगे। कमरे के बाहर युग और शुआंग पेट पकड़कर दर्द से जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वे शिवा को ऊपर देखते हुए सहमे हुए थे। ये नामुमकिन है। तुम तो बस पहले स्तर पर थे। केवल 3 दिनों में इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? युग की आंखें अविश्वास से फैल गईं। मेयर की हवेली का पहरेदार होने के नाते वह शिवा को अच्छी तरह जानता था। यह वही निकम्मा था जो अक्सर अपने पिता के मेयर होने के रुतबे का सहारा लेकर दूसरों को सताता था। लेकिन अचानक हुए इस बदलाव ने पहरेदारों की आंखों को यकीन करने लायक नहीं छोड़ा था, मानो वह पूरी तरह बदल चुका हो। निकम्मे कमीने, मुझे अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? सच बताओ, किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? शिवा की आंखों में तेज नजरें चमक उठीं। वह मूर्ख नहीं था। उसे पता था कि ये दोनों उसकी इतनी औकात नहीं रखते कि अपने आप ऐसा करने की जरूरत कर सकें। नहीं, किसी ने हमें नहीं कहा। हमने खुद ही सोचा था कि तुम्हारा खून पी लें, युग ने हकलाते हुए कहा। अगर सच्चाई नहीं बताना चाहते तो अब कभी मौका नहीं मिलेगा। शिवा ने 1 कदम आगे बढ़ाकर जोरदार प्रहार किया। उसकी हथेली युग के सिर पर पड़ी और उसका खोपड़ा धमाके से फट गया। खून और दिमाग के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मैं कभी दूसरा मौका नहीं देता, शिव ने ठंडी आवाज में कहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसके लिए ऐसे खूनी दृश्य आम बात थे। शुआंग की रूह कांप उठी। मौत की आहट उसके चारों ओर थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अब तुम्हारी बारी है, बताओ किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? शिव ने उसकी ओर घूरते हुए पूछा। नहीं,
सचमुच किसी ने नहीं कहा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक, मेरी जान बख्श दीजिए। शुआंग का चेहरा भूत जैसा पीला हो गया था। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति अब उसे अपना छोटा मालिक नहीं लग रहा था। वह तो खून का प्यासा राक्षस था। सच नहीं बोलोगे? अच्छा, तो चैन रखो, तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं ऐसा तरीका जानता हूं जिसमें इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसका दिल धड़क रहा हो। तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, नाक उखाड़ दूंगा, जिगर गुर्दा बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें ही दिखाऊंगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है। उसके बाद तुम्हारा दिल निकालूंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत रही तो तुम अपनी धड़कती हुई धड़कन को देख पाओगे। शिवा ने ठंडी बेरहमी भरी आवाज में कहा। रुकिए, मैं सब बता दूंगा। शुआंग के माथे पर पसीना छलक पड़ा। उसके लिए अब शिव किसी दानव से कम नहीं था। जल्दी बोलो, मेरा सब्र कम है, शिवा ने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। छोटे मालिक, वो आपके भाई राहुल थे? हां, वही थे। उन्होंने ही हमें कहा था। वही हमें शुद्धिकरण की दवा भी देकर गए थे। शुआंग ने कांपती आवाज में सब उगल दिया। राहुल। यह नाम सुनकर शिवा की आंखों में पहचान की चमक आई। राहुल उसका सौतेला भाई था। क्योंकि वह खुद बहुत कमजोर था, उसके पिता हरभजन सिंह ने उसे गोद लिया था। शिवा की यादों में उसका सौतेला भाई राहुल हमेशा उसका ख्याल रखता था, उसकी मदद करता था। फिर वो उसको मारना क्यों चाहता था? इस बात ने शिवा को बुरी तरह से चौंका दिया था। वह मुझे मारना क्यों चाहेगा? शिवा ने गरज कर पूछा। मेयर ने तुम्हारे ऊपर अनगिनत दौलत दवाओं पर खर्च कर दी, जिससे वह जलता है। अगर तुम मर जाओ तो सिंह परिवार का एकमात्र वारिस वही बन जाएगा। इसके अलावा कल सिंह परिवार और मराठी परिवार का विवाह समझौता तय होना है। अगर तुम मर जाओगे तो वह मराठी परिवार की बेटी से शादी कर सकेगा। शुआंग ने सब कुछ बता दिया। तो ये बात है? वो सुनकर शिवा के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। मराठी परिवार फस्काई सिटी का एक प्रतिष्ठित परिवार था। व्यापार में उनकी गहरी पकड़ थी। यहां तक कि मेयर भी उनसे पंगा नहीं ले सकता था। अगर सिंह परिवार उनसे जुड़ता तो यह अपार लाभ देता। राहुल वाकई चालाक था। अगर यह सब शिव पुनर्जन्म से पहले हुआ होता तो वह अब तक मर चुका होता। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग थे। कभी महान संत रह चुका शिवा इस शरीर में लौट आया था और अब राहुल का अंत तय था। छोटे मालिक, मैंने सब कुछ बता दिया है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपकी मदद के लिए हर काम करूंगा। शुआंग ने जमीन पर सिर पटकते हुए गिड़गिड़ाया। मुझे तुम्हारे जैसे मूर्ख की जरूरत नहीं। शिवा की हथेली उठी और उसकी चोट से शुआंग की प्रार्थना हमेशा के लिए थम गई। दोनों पहरेदारों को मारने के बाद शिवा ने आसमान की ओर देखा और समझ गया कि देर हो चुकी है। वह आंगन से बाहर निकला तो देखा कि चारों तरफ सुनसान जगह है। हवा में सीलन भरी बदबू फैली हुई थी। उसे अपनी याददाश्त से पता चला कि ये सुगंधित आकाश शहर की सबसे दूर और सुनसान जगह थी। यह जगह पिछले 10 साल से छोड़ दी गई थी। आम दिनों में यहां कोई आता जाता नहीं था। पहरेदार भाइयों ने सचमुच बहुत अच्छा ठिकाना ढूंढा था उसे यहां कैद करने के लिए। मैं पिछली जिंदगी में एक ताकतवर इंसान था, तो इस जिंदगी में कमजोर नहीं रहूंगा। पिछली जिंदगी खत्म हो गई। जो हो गया सो हो गया। अब जब मैं इस शरीर में हूं तो आज से मैं ही तुम हूं। नया जियांग चेन। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार होगा। तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे। आने वाला रास्ता हम दोनों मिलकर तय करेंगे, शिवा ने कहा। आंखों में चमक लिए अब वह उस सुनसान जगह से निकल गया। पिछले 3 दिनों से मेयर की हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि शिवा गायब था। हालांकि पहले वाला शिवा हमेशा कुछ न कुछ बुरा करता रहता था, लेकिन वह कभी 3 दिन से ज्यादा गायब नहीं हुआ था। वह मेयर का इकलौता बेटा था। भले ही मेयर रोज उसे डांटते रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सबसे ज्यादा चाहते थे। यह आसानी से देखा जा सकता था कि उन्होंने शिव को कितनी कीमती दवाइयां खिलाई थीं। हवेली के सारे पहरेदार अपने मालिक की खोज में निकल पड़े। उन्होंने हर कोना छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मेयर ने हुक्म दिया कि अगर सूरज डूबने तक मालिक नहीं मिला तो किसी पहरेदार को लौटने की जरूरत नहीं है। जहां शिवा कैद था उस सुनसान जगह पर पहरेदारों की एक टुकड़ी पहुंची। सारी जगह छानने के बाद वे आखिर यहां तक पहुंचे। हाय, ये मालिक कभी हमें चैन नहीं लेने देगा। वो कहीं आराम कर रहा होगा और भुगतना हमें करना पड़ रहा है। मैंने तो आज कुछ खाया भी नहीं। बकवास बंद कर। वो मेयर का इकलौता बेटा है। कल उसकी सगाई मराठी परिवार से है।
अगर तब तक मालिक नहीं मिला तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मालिक कभी इतनी दूर जगह पर नहीं आएगा। हम सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ठहरो, आगे कोई है। जब सारे पहरेदार शिकायत कर रहे थे तभी आगे चल रहे पहरेदार ने सफेद कपड़ों में एक इंसान को उनकी ओर आते देखा। मालिक, पहरेदार ने आंखों में हैरानी के साथ आवाज लगाई। उसने आंखें मलीं और फिर देखा। वह कौन और हो सकता था सिवाय उनके मालिक के। कैप्टन, ये मालिक है। हमने मालिक को ढूंढ लिया। हा हा। पहरेदार खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकलने को थे, जैसे सामने उसका मालिक नहीं बल्कि उसका अपना पिता खड़ा हो। ये मालिक ही है, सच में मालिक है, भगवान का शुक्र है। कुछ पहरेदार शिवा की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका मालिक इतनी सुनसान जगह पर क्यों आया, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था। सबसे अहम बात यह थी कि वे अपने मालिक को जिंदा और सही सलामत देख रहे थे। शिवसिन, तुम सब यहां क्यों आए हो? शिवा ने कैप्टन की ओर देखा और पूछा। शिवा उसे जानता था। उस कैप्टन का नाम शिव था। मालिक, आखिर हमने आपको ढूंढ लिया। अगर आप नहीं मिलते तो मेयर हमें मार डालते। शिव खुशी से कांपती आवाज में बोला। वह तो लगभग खुशी के आंसुओं से भर गया। शिवा के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन अपनी समझदारी से उसने पल भर में सब समझ लिया। वह 3 दिन से गायब था तो उसके पिता जरूर बहुत चिंतित हुए होंगे। उसे आसानी से अंदाजा हो गया कि पहरेदारों ने भी ठीक से सोया नहीं होगा। अपने पिता के बारे में सोचकर, जिससे वह अब तक मिला भी नहीं था, शिवा के दिल में हल्की गर्माहट पैदा हुई। पिछली जिंदगी में वह सबसे बड़ा संत था, लेकिन कभी उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसकी परवाह करता। अनाथ होने की वजह से उसने कभी परिवार का प्यार नहीं जाना था। क्या मैं टूटा फूटा लग रहा हूं? तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं, शिवा मुस्कुराकर बोला। मालिक, कृपया इस घोड़े पर बैठिए। शिव ने जल्दी से अपना घोड़ा शिवा के सामने ला दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं पैदल ही चलूंगा। तुम सबने मेहनत की है। घर पहुंचकर सब खजाने से 10-10 सोने के सिक्के ले लेना। शिवा ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या 10 सोने के सिक्के? शिव ये सुनकर लगभग गिर ही पड़ा। वह अकेला नहीं था, सारे पहरेदार हैरान रह गए। 10 सोने के सिक्के? उनकी मासिक तनख्वाह तो सिर्फ 10 चांदी के सिक्के थी। शिवा पहले सबसे बड़ा संत था, उसे पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन इन पहरेदारों के लिए 10 सोने के सिक्के बहुत बड़ी दौलत थी। ये मालिक को क्या हो गया, ये उसका अंदाज ही नहीं था। कब से मालिक इतना उदार हो गया? वह घोड़े पर नहीं बैठा और तब से उन्हें गालियां भी नहीं दी। 3 दिन गायब रहने के बाद मालिक पूरी तरह बदल चुका था। चलो जल्दी से मालिक का पीछा करो। शिव सबसे पहले इस सदमे से उबरा। बाकी सब भी तेजी से मालिक के पीछे चल पड़े। वे घोड़ों पर भी नहीं बैठे। कौन घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत करता जब उनका मालिक सामने पैदल चल रहा हो? मेयर की हवेली का मुख्य हॉल। एक मध्यम उम्र का आदमी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने ढीले रेशमी कपड़े पहने थे। उसका शरीर मजबूत और करीब 7 फीट लंबा था। वह स्काई सिटी का मेयर था, हरभजन सिंह। चिंता मत करो पिताजी, मुझे यकीन है वे शिवा को ढूंढ लेंगे। मेयर के बगल में एक सुंदर युवक खड़ा था जिसने सफेद कपड़े पहने थे। वह 17-18 साल का लग रहा था और पहली नजर में ही कोई समझ सकता था कि वह साधारण नहीं है। उसके चेहरे पर दुख का भाव था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश था। यह बिगड़ा हुआ लड़का कभी मुझे चैन नहीं लेने देता। अगर इसमें तुम्हारी आधी काबिलियत होती तो मैं सपनों में भी हंसता, हरभजन सिंह ने लाचारी से कहा। मालिक वापस आ गए। एक पहरेदार अंदर आया, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। क्या? राहुल लगभग चिल्ला पड़ा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह वापस आ गया? हरभजन सिंह ने राहत की सांस ली और तुरंत बोला, उसे अभी यहां बुलाओ। मेयर के गुस्से को भांपते हुए पहरेदार ने सावधानी से कहा, मेयर साहब, मालिक ने कहा कि वह थक गए हैं, इसलिए अपने कमरे में आराम करने चले गए। वे कल आपसे मिलेंगे। क्या बकवास है, इस लड़के में शिष्टाचार की बहुत कमी है, हरभजन सिंह ने घूरते हुए कहा। पिताजी, शायद शिव सचमुच थक गया हो। वैसे भी कल मराठी परिवार से सगाई का दिन है, उसे आराम करने दीजिए, राहुल ने अपने सौतेले पिता हरभजन से कहा। राहुल, हमेशा उसकी तरफदारी मत किया करो। यह बदमाश दिन ब दिन और बदतमीज होता जा रहा है, शिवा ने गुस्से से कहा। गुस्सा मत कीजिए पिताजी, मैं उससे बात करूंगा, राहुल बोला।
अच्छा है, किसी को उसकी निगरानी पर लगाओ और उससे कमरे से बाहर मत निकलने देना। मैं नहीं चाहता कि कल की सगाई में कुछ गड़बड़ हो। हरभजन ने गुस्से में कहा और आस्तीन झटक कर वहां से चला गया। मेयर की हवेली बहुत बड़ी थी, इसलिए शिव के पास भी अपना बड़ा घर था। वह अपने आंगन में खड़ा था, दोनों हाथ पीछे बांधकर। चांदनी उस पर पड़ रही थी। वह किसी का इंतजार कर रहा था, जिसे वह जानता था। उसे पता था वह शख्स जरूर आएगा। मकान के बाहर अचानक एक परछाई दिखाई दी। वह राहुल था। जब उसने देखा कि शिवा सही सलामत खड़ा है तो उसके चेहरे पर क्रूरता झलक गई। निकम्मे पहरेदारों, उन्होंने इस कमीने को जिंदा कैसे लौटने दिया? चेहरे पर सिकुड़न आई, लेकिन अगले ही पल उसने सामान्य भाव बना लिए और शिवा के घर में दाखिल हो गया। भाई, तुम 3 दिन कहां थे? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, राहुल ने चिंतित लहजे में कहा, जैसे वह अपने भाई को देखकर खुश हो। भाई? अचानक शिवा अपने भाई से लिपट गया और बोला, भाई, तुमने लगभग अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो ही दिया था। वह झूठ मूठ उदास होकर रोने लगा। उसके आंसू राहुल के कंधे पर गिरने लगे। गले लगाते हुए शिवा के चेहरे पर गहरी सोच थी। क्या हुआ भाई? किसने तुम्हें सताया? मुझे बताओ, मैं उसे बहुत मारूंगा, राहुल बोला। वो 2 गंवार पहरेदार, युग और शुवांग, वे मुझे मारना चाहते थे, शिवा ने गुस्से से कहा और भाई के कंधे से सिर हटाया। वो नाम सुनकर राहुल चौंका, लेकिन चेहरा सामान्य बनाए रखा और हैरानी से बोला, क्या? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई, अब वे मर चुके हैं, गुस्से भरी आवाज में राहुल ने कहा और साथ ही राहुल के हाव भाव गौर से देखने लगा। लेकिन राहुल अपनी भावनाएं छिपाने में माहिर था। फिर भी सबसे बड़ा संत होने के नाते शिवा की नजर बाज जैसी थी। उसने चेहरे की मामूली सी हरकत भी पकड़ ली। वे मर गए? वो दोनों तो छठे स्तर के योद्धा थे। तुमने उन्हें कैसे मारा? राहुल ने शक भरे स्वर में पूछा। मजाक मत करो भाई, मैं तो नाकारा साधक हूं और मुश्किल से पहले स्तर पर पहुंचा हूं। मैं उन पहरेदार भाइयों का मुकाबला नहीं कर सकता था। शुक्र है कि 8वें स्तर का कोई ताकतवर आया और उसने उन्हें मार दिया। अफसोस, उसने कोई इनाम नहीं मांगा और तुरंत चला गया। मैं उसका नाम तक नहीं जान पाया, जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। शिवा ने राहत और पछतावे के साथ कहा, साला, कैसी किस्मत है इसकी। राहुल ने मन ही मन गाली दी, लेकिन उसे शक नहीं हुआ। यही एक वजह हो सकती थी कि शिवा सही सलामत लौट आया। उसे भी चैन मिला। दोनों पहरेदार भाई मर गए थे। अब उसका राज्य किसी को नहीं पता चलेगा। शिवा को मारने के मौके आगे बहुत आएंगे। अच्छा ही हुआ कि वे मर गए। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सही सलामत लौट आए। अगर नहीं आते तो मैं सारी जिंदगी पछताता कि तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, राहुल ने कहा और उसके चिंतित चेहरे को देख शिवा का मन हुआ कि उल्टी कर दे। मेरा भाई सबसे अच्छा है, शिवा ने झूठा आभार जताया। ऐसा मत कहो, हम भाई हैं। कल मराठी परिवार से तुम्हारी सगाई है, तुम्हें तैयार रहना होगा भाई। ये तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। अगर तुम मराठी परिवार की बेटी से शादी कर लो तो दोनों परिवारों के लिए अच्छा होगा, राहुल ने शिवा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। स्काई सिटी में 2 बड़े परिवार थे, मेयर का परिवार और मराठी परिवार। मराठी परिवार व्यापार में बहुत ताकतवर था और दोनों परिवारों के बीच तालमेल अच्छा नहीं था। अगर शादी हो जाती तो रिश्ते सुधर जाते और दोनों को बड़ा फायदा होता। उनकी बेटी से शादी मुझे नहीं करनी, शिवा ने सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा। भाई, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। पिताजी ने बहुत तैयारी की है, अब तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते, राहुल ने मनाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं कि मराठी की बेटी दिखती कैसी है। यह कैसी मजाकिया बात है कि मुझे उससे शादी करनी पड़े, और मैं अभी छोटा हूं। अगर दोनों परिवारों की शादी करानी ही है तो तुम सबसे अच्छे उम्मीदवार हो। तुम भी तो मेयर के बेटे हो और मुझसे बड़े हो। मैं तुमसे पहले शादी नहीं कर सकता भाई। मैं नहीं करूंगा, अगर करनी है तो तुम करो, शिवा ने कहा। वो अपनी बात पर अडिग था। उसकी बात सुनकर पहली बार राहुल को लगा कि उसका ये भाई कुछ काम की बात कर रहा है, खासकर क्योंकि उसका असली मकसद तो शिवा को मारकर खुद मराठी की बेटी से शादी करना था, जिससे दोनों परिवारों में उसकी इज्जत और ताकत बढ़ जाए।